सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी, तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने यह जमानत राजीव रोशन केस में रद्द की है। इस फैसले के बाद शहाबुद्दीन ने खुद ही सिवान की अदालत में आत्मसमर्पण किया और उन्हें सिवान जेल भेज दिया गया है। जेल जाते जाते शहाबुद्दीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे गए कि मेरे समर्थक अगले चुनाव में उन्हें सबक सिखाएंगे। 10 साल जेल में रहने के बाद भी शहाबुद्दीन के सियासी तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। इस बार उनके बयान पर आरजेडी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बहरहाल उनके जेल जाने से राहत की सांस कौन ले रहा होगा और किसे अपने खेल को अंजाम देने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, ये आप वक्त के साथ जान जाएंगे। 7 सितंबर को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद काफी राजनीतिक विवाद हुआ था। तमाम दलों में नेता वकील हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध कर सकते हैं। वैसे चंद बयानों के खिलाफ कितने राजनीतिक वकील केस करने लगते हैं। शायद शहाबुद्दीन के बाहर रहने से राजनीति को लाभ होता होगा। दिल्ली से प्रशांत भूषण ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट में वे जमानत का विरोध करेंगे। अब उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वे बाकी अन्य मामलों में भी जमानत का विरोध करेंगे, असीमानंद केस में या मालेगांव केस में भी। 16 सितंबर को बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया कि क्या क्राइम कंट्रोल एक्ट जमानत को रद्द करवाया जा सकता है। शहाबुद्दीन के बाहर आने का राजनीतिक नुकसान जिसे भी हुआ हो, कानून को एक फायदा यह हुआ कि उनकी रिहाई के जुलूस में शामिल एक शूटर मीडिया की तस्वीरों में आ गया और वो पकड़ा गया। मोहम्मद कैफ नाम का ये शूटर है। शहाबुद्दीन बाहर नहीं आते तो ये कैफ को अंदर जाने का मौका नहीं मिलता। अब शहाबुद्दीन भी अंदर हैं। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि शहाबुद्दीन को अभी तक ना तो राष्ट्रीय जनता दल से निकाला गया है, ना ही निलंबित किया गया है। हम प्रशांत भूषण से बात करना चाहेंगे कि यह समझने के लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम दस्तावेज रखे गए होंगे तो क्या उन्हें लगा कि शहाबुद्दीन राजनीतिक दखल के कारण बाहर आए। कानूनन तो वे अधिकारी सबको ही होता है जमानत का, लेकिन जो खबरें आ रही थी कि न्यायपालिका की तरफ से भी सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ या कुछ प्रक्रियाओं को अनदेखा किया गया ताकि उन्हें जमानत मिल जाए, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से भी ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो भी दस्तावेज इन बहसों के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से रखे गए होंगे, जो बात हो रही थी कि उन्हें नोटिस सर्व नहीं कराया गया, क्या ये किसी भी परिस्थिति में मुमकिन है कि एक हाई कोर्ट का नोटिस न्यायिक हिरासत में या जेल में बंद एक व्यक्ति को सर्व ना हो, मिले नहीं? इस पर क्या जानकारी आई उस बहस के दौरान, थोड़ा आप बता सकेंगे? नहीं, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन देखिए, एक तो उनकी तरफ से, शहाबुद्दीन की तरफ से एक ये दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि उनको इस केस की चार्जशीट नहीं दी गई राजीव रोशन वाले केस में। अब ये तो बिल्कुल गलत उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी, क्योंकि ये कंप्लेंट उन्होंने कभी भी किसी कोर्ट से ये नहीं करी। उन्होंने, उनकी 2 बार बेल रिजेक्ट हुई, तीसरी बार बेल पर बहस करी जब अलाउ हुई। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि उनको चार्जशीट नहीं दी गई। उन्होंने अपने जब चार्जशीट दी जाती है उसके बाद जब कोर्ट नोटिस इशू करता है, उस नोटिस को चैलेंज किया रिविजनल कोर्ट में, उसमें भी कभी ये बात नहीं बोली। तो ये तो खैर बिल्कुल गलत बोला जा रहा था। लेकिन ये बात सही है कि जो दस्तावेज सामने आए उससे ये दिखता है कि बिहार सरकार कम से कम पिछले 1.5-2 साल से काफी ढीली पड़ गई थी शहाबुद्दीन के खिलाफ। इसलिए जो पहली बेल मिली उनको मार्च में, जो 2 दूसरे बेटों के मर्डर के केस में जिसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, सजा सुनाई गई दिसंबर में, मार्च में उनको बेल मिल जाती है। और वो बेल का ऑर्डर तो इस वाले बेल ऑर्डर से भी खराब है जिसको हम लोगों ने चुनौती दी है, और अब उसमें आज नोटिस हुआ है। उसमें भी बिहार सरकार की तरफ से कोई अपील नहीं फाइल करी गई बेल के खिलाफ। और इस केस में भी, राजीव रोशन वाले केस में भी, बिहार सरकार ने तब अपील फाइल करी जब चंदा बाबू, यानी कि जो पिताजी हैं राजीव रोशन के, उनकी तरफ से मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी, उसके बाद बिहार सरकार ने फाइल करी। तो ये तो साफ जाहिर है कि बिहार सरकार इसमें ढीली हो गई थी, और उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी वो सब बहस नहीं करी हाई कोर्ट में
बेल को अपोज करने के लिए जो करनी चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट में करी गई कि भाई इसके खिलाफ इतने सारे आपराधिक मामले हैं, 2 केस में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, 8 और केस में कन्विक्शन हो चुका है, 45 केस चल रहे हैं, यही वाला केस एक विटनेस को मारने का है, इसको आप कैसे बेल दे सकते हैं? कोई विटनेस कैसे सेफ होगा? और इस तरह के अपराध क्यों नहीं ये और करेगा? ये इसी तो में एक सवाल आता है हिस्ट्री कि शीटर है। अगर लोअर कोर्ट से आप सजा याफ्ता हैं और हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा होगा, तो क्या वो अभियुक्त या अपराधी जमानत का हकदार नहीं है जब तक हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक फैसला ना हो जाए? क्योंकि इसी आधार पर बहुत सारे उद्योगपतियों को भी मिल जाता है कि अभी फैसला नहीं आया। मैं इस बात पे जानना चाहता हूं आपकी राय। नहीं, देखिए, नॉर्मल केस में तो अगर आपका एक कन्विक्शन हुआ है और वो कन्विक्शन कोई बहुत सीरियस, बहुत संगीन अपराध का नहीं है, तो जब आप अपील करते हैं तो कई बार बेल दे दी जाती है। देखिए, बेल देने के 2-3 आधार होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। बेल तब डिनाई करी जाती है, नॉर्मली आपको बेल दी जाती है अगर आपका प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है या आपका अपील पेंडिंग है, अनलेस, पहले तो खैर कानून में ही लिखा है कि अगर आपको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है तब आपको नॉर्मली बेल नहीं दी जाएगी। इसको तो 2 केस में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो मापदंड दिए हैं उसके हिसाब से अगर ये सीरियस खतरा हो कि भाई ये विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा या विटनेसेस को मार देगा, तब बेल नहीं दी जाती। इस केस में ये पूरा खतरा था क्योंकि ये केस ही उसका था कि विटनेस को मार दिया था, और विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है इसी के बारे में, शहाबुद्दीन के बारे में, एक पहले वाले केस में। दूसरी बात, अगर ये खतरा हो कि इसने संगीन अपराध किया है और उसको छोड़ दिया जाए बेल पर तो आगे भी संगीन अपराध करेगा, तब भी बेल नहीं दी जाती। तो इसलिए ये भी शहाबुद्दीन के बारे में था। 45 केस चल रहे थे, 9 मर्डर के, उसमें से 4 अटेम्प्ट टू मर्डर के, 10 केस में सजा हो चुकी है इसको। तो इसलिए पूरा इसका खतरा बना हुआ है कि बाहर निकलने के बाद इस तरह का भी करेगा। एक सवाल मैं लेकिन समझना चाहता प्रॉब्लम हूं दूसरी है, एक और प्रॉब्लम। हाँ, आप बात कर लीजिए फिर। एक और प्रॉब्लम ये है कि उसका बिहार में कि जेल में रहना ना रहना करीब करीब बराबर ही है, क्योंकि ये जो 2 चंदा बाबू के जो 2 बेटों की पहले हत्या करी गई 2004 में, उस समय भी शहाबुद्दीन कायदे से जेल में होना चाहिए था, लेकिन एविडेंस ये आया कि जेल से बाहर निकल के उसने स्कॉर्पियो गाड़ी में आया और इन 2 बेटों को मरवा दिया। मैं समझ रहा हूं कि इसी केस में शायद कोर्ट ने ये कहा कि इसकी सुनवाई पूरी होने तक इन्हें भीतर रहना पड़ेगा और सुनवाई जल्दी पूरी हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि सुनवाई पूरी होती है और इनके खिलाफ सबूत नहीं पाए जाते हैं सजा देने के, तो क्या इन्हें ये जमानत मिल जाएगी या बाकी अन्य मामलों में जो जमानत मिली हुई है उनकी भी समीक्षा या उन पर भी पुनर्विचार याचिका दायर करने की आप सोच रहे हैं? क्या हो सकता है? मतलब ये क्या 3-4 महीनों के लिए ही जेल गए हैं, उसके बाद हो सकता है कि फिर से जमानत मिल जाए इन्हें? नहीं, इस केस में तो जब तक केस तय नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि अब जमानत मिल पाएगी। अगर हाँ केस तय होता है और बरी हो जाते हैं तब तो खैर जमानत की बात ही नहीं है इस केस में। लेकिन हम लोगों ने तो दूसरा जो केस है, जो बाकी 2 बेटों की हत्या करी गई और उसमें आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, दिसंबर में फैसला आया और उसमें मार्च में बेल दी गई, उसमें बिहार सरकार तो नहीं आई अपील में, लेकिन हम लोग अब चंदा बाबू की पत्नी की तरफ से, क्योंकि उस केस में वो कंप्लेनेंट थी, उनकी तरफ से उसकी जो बेल मार्च में दी गई है उसको भी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में हमने दी है, और वो केस में भी आज नोटिस इशू हुआ है और उसकी सुनवाई दशहरा की छुट्टियों के बाद होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेल भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। तो जब तक अपील इसके फेवर में ना तय हो जाए तब तक उसको बेल मिलने का कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो मैं पढ़ भी रहा था। एक कि हाँ,
जो मैं पढ़ रहा था आपके पास आने से पहले न्यूज़ आइटम के तौर पे कि एक के बहुत सारे राजनीतिक दलों में बड़े बड़े वकील हैं, मंत्री हैं, महासचिव हैं, छोटी छोटी बातों पे लोगों के खिलाफ केस कर देते हैं। वो लोग क्यों नहीं आगे आए केस करने के लिए? आप आए आगे, तो फिर कई लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या अन्य मामलों में भी आप आएंगे जमानत का विरोध करने के लिए, इसी तरह से समझौता एक्सप्रेस के मामले में या तमाम अन्य मामलों में? नहीं, देखिए, मेरे पास तो चंदा बाबू का फोन आया। हाँ। और वो बेचारे बहुत परेशान थे और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है और क्या आप मेरी मदद करेंगे इसमें। तो मैंने बोला कि हाँ, जरूर मदद करेंगे। तो मेरे पास तो, क्योंकि वो तो एक अग्रीव्ड पर्सन है जिनकी तरफ से बेल आप को करते भी रहे हैं, जी। चुनौती दी जा सकती है। अब अगर, हाँ, ये सही बात है कि भाजपा के बहुत सारे वकील हैं और जैसे सुशील मोदी जी मुझसे कह रहे थे कि भाई आप ही दूसरे केस को भी टेकअप करिए वगैरह। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई भाजपा के वकील इन सब चीजों को क्यों नहीं टेकअप करते। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि भाई चंदा बाबू भाजपा के वकीलों को शायद ट्रस्ट नहीं करते और इस वजह से उनको नहीं कहना चाहते, और शायद मुझे ट्रस्ट करते थे तो मुझे कहना चाहते थे। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि भाजपा के लोग जो हैं बस इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं कि भाई इसको बाहर आने दिया, देखो नीतीश कुमार, लालू वगैरह ने इसको बाहर आने दिया वगैरह वगैरह, लेकिन असल में कुछ नहीं करना चाहते। ये कई बार ये देखा गया है कि भाजपा और अन्य जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां होती हैं बस राजनीतिक फायदा उठाना चाहती हैं और कुछ नहीं करती। जहां आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि ये मुझसे कई लोग कह रहे हैं कि भाई आप असीमानंद को जो बेल दी गई है उसको क्यों नहीं चुनौती देते। अब अगर कोई जना जिसको सारे तथ्य पता हो असीमानंद के, जिसने उस पर पूरा काम किया हो, मैंने बोला है कुछ लोगों से कि भाई इसके पूरे तथ्य पता करके मुझे बताओ, और अगर ऐसा लगेगा कि भाई इसको बेल बिल्कुल गलत मिली है, जो तथ्य सामने हैं या जो आधार सामने हैं, तब फिर जो जना, अगर कोई दूसरा जना नहीं है तो फिर असीमानंद के केस में तो कोई पब्लिक का भी जना उस बेल को चुनौती दे सकता है। संक्षेप में अगर बता सके, आपने कहा कि बिहार सरकार ने, उसके वकील ने बहुत अच्छी बहस नहीं की। फिर से जब बहस हो और उसमें कमजोर वकील मिल जाए तो फिर क्या करेंगे उस लोअर कोर्ट में जहां पर उनको लाभ मिल जाए शहाबुद्दीन को? तो देखिए, एक तरीका ये है कि जो अग्रीव पर्सन है चंदा बाबू की तरफ से भी कोई वकील वहां खड़ा हो। ठीक है। यानी कि जहां पर केस चल रहा है। अब मैं तो वहां नहीं जा सकता, मैं तो यहाँ व्यस्त रहता हूँ। लेकिन अगर कोई प्रॉपर वकील उनकी तरफ से खड़ा हो सकता है तो शायद उसका फायदा होगा, क्योंकि बिहार सरकार का वकील कितनी बहस करेगा नहीं करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, नीतीश कुमार खुद तो नहीं चाहते होंगे कि भाई इसको बेल मिले। लेकिन ये गठबंधन के जोर में, गठबंधन के प्रेशर में वो शायद कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। ऐसा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। तो लोग ये देखें कि इस मामले में कोई बेहतर वकील मिलता है या नहीं मिलता है, और वकील किस तरह से चंदा बाबू की तरफ से या सरकार की तरफ से जिरह करता है और अपने केस को मजबूती से रखता है। इस पे नजर रखने की जरूरत